लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि चुनाव से पहले सियासी जानकार ये अंदाजा लगा रहे थे कि वहां मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है, लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बना ली और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस को सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान की टीम ने वहां इतनी ताकत झोंक दी कि बहुमत यानी 116 तो छोड़िए बल्कि बीजेपी 150 सीटों के आंकड़े को भी पार कर गई। इस प्रचंड जीत से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता समेत प्रधानमंत्री का सीना भी चौड़ा हो गया। आज ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है। ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि इसके बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव का सामना करना है और लोकसभा में बीजेपी को पिछली बार भी मध्य प्रदेश से 28 सीटें हासिल हुई थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में शिकस्त मिली थी। इसलिए इस बार यहाँ केंद्र और राज्य के तमाम नेताओं ने दिन रात एक किए हुए थे, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया, क्योंकि 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 165 सीटें अपने नाम कर ली और कांग्रेस को सिर्फ 64 सीटों पर समेट कर रख दिया। इसके अलावा एक सीट अन्य के खाते में गई। हालांकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी ताकत से वापसी करेगी, लेकिन मोदी मैजिक के आगे कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाने वाले जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को भी करारी हार झेलनी पड़ी। मतलब सिवाय कमलनाथ के बाकी सभी नेताओं ने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत की खुशी में खूब जश्न मनाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर कार्यकर्ताओं के समर्थकों का हुजूम लग गया। वहां मौजूद लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते नजर आए और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल दिखी। वहां मौजूद लोगों ने नाचते गाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान समर्थकों ने शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी का शानदार स्वागत किया। आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। वहीं भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहां जैसे ही बीजेपी की जीत पर मोहर लगी, कार्यकर्ताओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जश्न के मौके पर जय श्री राम के नारे लगाए। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। इस बीच वहां आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई देते नजर आए। इसके साथ ही दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ता झूम उठे और एक दूसरे को लड्डू बांटकर जीत की खुशी जाहिर की। और इन आंकड़ों में सबसे बड़ा उलटफेर ग्वालियर चंबल रीजन में हुआ। वहां 2018 में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि ग्वालियर चंबल में मुकाबला दिलचस्प होगा और हुआ भी वैसा ही। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर दी थी और नतीजों में यह साबित हो गया कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर सिंधिया के नाम का डंका बजा, क्योंकि वहां पिछले चुनाव में 10 से भी कम सीटें जीतने वाली बीजेपी ने करीब दुगनी सीटें अपने नाम कर ली। ये वही इलाका है जो पिछली बार बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। सिंधिया के दबदबे वाले इस क्षेत्र में कुल 34 सीटें आती हैं और इनमें 20 सीटें इस बार बीजेपी ने अपनी झोली में डाल ली और उसे 13 सीटों का फायदा हुआ। ये 13 सीटें उसने कांग्रेस से छीन ली और कांग्रेस को इस रीजन में इस बार केवल 14 सीटें मिली और माना जा रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख का फायदा मिला, जिसका असर ये हुआ कि पिछली बार जिस ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने सीटों का सूखा झेला था, वहां इस बार उसने दुगनी ताकत से वापसी कर ली। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस जीत की सबसे बड़ी वजह सिंधिया फैक्टर रहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में एक है। माना जाता है कि सिंधिया की ग्वालियर चंबल रीजन में जबरदस्त पकड़ है और जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी एक बार फिर बीजेपी के हाथ दिलवाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल रीजन ने अहम भूमिका अदा की और इसके पीछे की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों में ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में 26 सीट कांग्रेस ने अपने नाम की थी और इन सीटों पर सिंधिया के करीबी नेताओं ने जीत दर्ज की थी। तब चुनावी जानकारों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि इस इलाके में लोगों ने उम्मीदवार नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वोट डाले थे और तब इन सीटों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में काफी मदद की थी। लेकिन 2023 में यही सिंधिया फैक्टर बीजेपी के काम आया
क्योंकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और नतीजों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की इस जीत में सिंधिया फैक्टर ने उसकी राह आसान कर दी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद जानकारों ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने सिंधिया को निशाने पर लेने के लिए जो रणनीति इस्तेमाल की वो उसी पर भारी पड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 2020 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में सिंधिया शामिल हो गए और मध्य प्रदेश की सत्ता में मौजूद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तभी से कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर तरह तरह के तंज कसते रहे। कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। यहाँ तक कि नतीजों से एक दिन पहले भी दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को 2020 की याद दिलाते हुए ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का पैंतरा काम नहीं आया, क्योंकि नतीजों में साफ जाहिर हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से बीजेपी को मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिला और विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के बाद सिंधिया ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने मेरी कद की बात की, उनको कद ग्वालियर चंबल संभाग ने और पूरे मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के बीच टारगेट बनाने की कोशिश से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की नींव शिवराज सरकार के 3 फैसलों ने रखी। जानकारों का मानना है कि शिवराज सरकार के इन 3 फैसलों ने चुनाव से पहले संघर्ष कर रही बीजेपी को फिर एक बार मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचा दिया और वो भी पूर्ण बहुमत से। इसी साल जून में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और माना जा रहा है कि यही योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। माना जा रहा है कि इस योजना ने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया और कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो दुगना और 3 गुना तक कर दिया और इसका असर करीब 30 लाख कर्मचारियों पर पड़ने की उम्मीद जताई गई। जबकि तीसरे पैंतरे के तहत शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के छात्रों को लैपटॉप और ई-स्कूटर देने का ऐलान भी किया, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 231 करोड़ रुपए का बजट तय किया। मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम न किया हो। सियासी जानकारों का मानना है कि शिवराज सरकार की लाडली बहना समेत इन 3 योजनाओं ने जनता के दिमाग में गहरी छाप छोड़ी, जो चुनाव के दौरान वोटों में बदली और बीजेपी ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। लेकिन चुनावी जानकार बीजेपी की इस जीत का सबसे बड़ा कारण शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को मान रहे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले आई मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी और माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने ही बीजेपी को ऐसी जोरदार रफ्तार दी कि वो फिर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गई, क्योंकि पहले ये मुकाबला 19-20 का माना जा रहा था। लेकिन माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने एमपी में बीजेपी की वापसी पक्की कर दी। इस योजना का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल जून में किया था और जून में ही राज्य की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आए थे और फिर अक्टूबर में इस योजना में बदलाव कर महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए डालने का वादा किया गया। यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी ऐलान कर दिया था कि वो इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर देंगे और अपनी इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 महिलाओं को साधने की कोशिश की गई और महिलाओं के खाते में सरकार ने सीधा पैसे ट्रांसफर कर दिए। साथ ही भविष्य में ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने का भी वादा किया। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना और अब होगी लखपति बहना। माना जा रहा है कि यही लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, जिसने चुनाव में उसकी जीत पक्की कर दी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस चुनाव के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक चला था। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की फौज उतार दी थी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी का यह तीर भी एकदम निशाने पर लगा और इसी दांव ने बीजेपी को आसानी से बहुमत दिला दिया। 2018 के चुनाव में जिन जिन इलाकों में बीजेपी को घाटा हुआ था, वहां से इस बार पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है
और उनके जरिए ग्वालियर चंबल को साधने की कोशिश की गई। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल को महाकौशल में बीजेपी की वापसी कराने की कमान दी गई। माना जाता है कि ऐसा करके बीजेपी उन सीटों पर बढ़त हासिल करना चाहती थी जिनकी वजह से उसे पिछले चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था, और नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसमें कामयाब भी रही, क्योंकि इन सांसदों और मंत्रियों के जरिए बीजेपी ने 79 सीटों पर ताकत झोंकी। ये वो 79 सीटें थीं जहां बीजेपी का 5 साल पहले का अनुभव अच्छा नहीं था। इन 79 सीटों में बीजेपी की सीटें पिछली बार की 35 सीटों से बढ़कर 58 हो गई, यानी उसे 23 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस का स्कोर पिछली बार की 43 सीटों से घटकर 21 सीटों पर आ गया। और माना जा रहा है कि इन 23 सीटों ने ही राज्य के नतीजों में बड़ा उलटफेर कर दिया। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बीजेपी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों के दम पर जिन सीटों को अपनी तरफ खींचने की प्लानिंग की थी, उसमें वो पूरी तरह कामयाब रही। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही वहां मुख्यमंत्री पद के लिए रेस भी शुरू हो गई। इस रेस में शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं और पिछले 18 साल से कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान भी नहीं था, इसलिए शुरुआत से ही ये सुखबुकाहट थी कि शायद इस बार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश में बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ी, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने से उसे नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी मंडरा रहा था। जानकारों का मानना है कि इसी वजह से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान या फिर किसी दूसरे नेता पर दांव खेलने की जगह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। हालांकि नतीजों के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दोबारा शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले में न तो शिवराज सिंह चौहान ने कोई संकेत दिए और न ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कोई इशारा किया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नेता दौड़ रहे हैं। मतलब इस बार हालात ऐसे नहीं है कि सरकार का चेहरा सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को मान लिया जाए, और उस पर बगैर किसी चेहरे के मैदान में उतरना इस बात का इशारा भी था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान ने केंद्र से मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर को कमान दी, जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा मालवा निमाड़ में बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। उधर महाकौशल अंचल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं इनके अलावा कुल 7 सांसदों ने भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी। और इस प्रचंड जीत के बावजूद किसी भी नेता ने मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब बीजेपी लगातार इस बात पर सस्पेंस बनाए हुए। इसके अलावा इस रेस में एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बताया जा रहा है। उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन माना जाता है कि कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ से उनका मनमुटाव सीएम की कुर्सी के लिए ही हुआ था। इसलिए ये चर्चा भी तेज हो चुकी है कि बीजेपी इन तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। और बीजेपी की प्रचंड आंधी में बड़ी संख्या में वो सीटें भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गईं जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा असर माना जाता है। कमलनाथ का जिन सीटों पर असर माना जाता है वो मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में आती है। और कमलनाथ के असर वाली सीटों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने कमलनाथ के असर वाले महाकौशल की घेरेबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कमलनाथ ने भी बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर पैंतरा आजमाया। यहाँ तक कि उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार तक लगवा दिया। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की लहर के दम पर बीजेपी ने कमलनाथ के असर वाली सीटों पर कमल खिला दिया। महाकौशल रीजन में कुल 33 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जो 2018 से 10 ज्यादा, जबकि कांग्रेस को यहाँ 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में उसके पास इस रीजन की 24 सीटें थी, यानी उसे एक झटके में 9 सीटों का नुकसान हो गया। हालांकि कमलनाथ अपनी छिंदवाड़ा सीट समेत महाकौशल रीजन में आने वाले छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों में
6 सीटें बचाने में कामयाब रहे। यानी बीजेपी की इस आंधी में भी उन्होंने अपना किला ढहने नहीं दिया।